काफ़ी वीडियोस में बात करते हैं कि इंडिया से सीखना चाहिए क्योंकि ये नहीं है कि आप डायरेक्ट पाकिस्तान है जैसे एक मुल्क है, वो डायरेक्ट अमेरिका से सीखना शुरू करें। पाकिस्तान को यूएसए की बजाय इंडिया से क्यों सीखना चाहिए? पाकिस्तान को इंडिया से इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि दोनों एक ही तरह के थे, एक ही इनकी जो है ज्योग्राफी। हाँ, इंडिया, और ये सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के लोगों के अंदर ये एक चीज़ पाई जाती है कि समहाउ इंडियंस ये कहते हैं हम सबसे आगे हैं, हमसे आगे तो कोई निकल ही नहीं सकता ना, हम तो बड़े दुनिया में कोई अजूबे हैं। लेकिन प्रशांत सर की ये बात बड़ी अच्छी थी कि हम भी सीख सकते हैं लोगों से, हमें भी सीखना चाहिए लोगों से। जो Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय YouTube चैनल से मेरा रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट सीमा, मेरे साथ है मैं राना से। नाज़रीन, IMF ने ये कहा है कि पूरी दुनिया को सीखना चाहिए इंडिया की इकॉनमी जिस तरह से उसमें बूस्ट आ रहा है, और इंडिया की इकॉनमी जो है वो नंबर 3 पे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमीज़ में जानी जाती है। तो अब क्या IMF ने ये कहा और किस तरह से पूरी दुनिया को इंडिया से क्या क्या सीखना चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी तो इंडिया के बिल्कुल करीब हैं, इसी तरह चाइना है, इसी तरह बांग्लादेश है। तो ये करीब वालों ने क्या सीखा है और पूरी दुनिया क्या सीख सकती है इंडिया से, एक वीडियो है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन को लाल प्रेस कीजिए। तो चलते हैं, देखते हैं। प्रशांत धवन, वर्ल्ड हैज ए लॉट टू लर्न फ्रॉम इंडिया। इंडिया से दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है। ये रिसेंटली IMF की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है। IMF के जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, इन्होंने ये कहा है कि इंडिया में जिस तरीके से डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम ने काम किया है, जिस तरीके से लोगों के बैंक अकाउंट में स्पेसिफिक जो ग्रुप हैं उनके बैंक अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं, ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन है पूरी दुनिया के लिए। अब आप सोच सकते हैं, जैसे ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसा इंस्टीट्यूट हमारी तारीफ कर देगा तो भारत में ऑब्वियसली लड़ाई हो जाएगी क्रेडिट को लेकर कि इसका श्रेय किसको जाता है। तो ये भी देख के इंटरेस्टिंग लगा कि इंडिया में जो 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस बात को लेकर भेज गई ऑनलाइन कि ये IMF की तारीफ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको जाती है। मगर IMF ने सिर्फ तारीफ नहीं करी है, IMF ने यह भी कहा है कि इनकी प्रेडिक्शन के हिसाब से 2028 के आसपास भारत बन जाएगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मगर भारत के सामने अभी भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि अगर चाइना के बराबर जाना है इकोनॉमिकली, या फिर इवन मैं कहता हूं चाइना की इकोनॉमी का 50% भी बनना है ना, तो उसके लिए अभी हमको मेजर रिफॉर्म चाहिए होंगे। और उन रिफॉर्म्स के बारे में IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट पियर ओलिवर ने मेंशन भी किया है। तो इन डेप्थ डिस्कस करेंगे यहाँ पर बातचीत क्या हुई है, भारत के लिए क्या लेसन है, भारत के लिए क्या तारीफ थी, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से वो कौन सा देश है जो आज भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर नहीं है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया या फिर वेनेजुएला। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ भारत की जब प्रेज आई IMF के डेप्यूटी डायरेक्टर की तरफ से, उन्होंने ये कहा कि भारत से पूरी दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है क्योंकि इंडिया अपने आप में एक ह्यूमंगस कंट्री है। आप अगर यूरोप और USA की आबादी को कंबाइन कर दो तब भी भारत की आबादी के आसपास के नंबर भी नहीं आते। तो इतना एक ह्यूमंगस कंट्री, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, और वहां पे जिस तरीके से हमने कैश ट्रांसफर स्कीम को, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम को प्रॉपर्ली ऑपरेट किया है, ये एक लॉजिस्टिकल मार्वल है। मार्वल मतलब कि अद्भुत है अपने आप में, क्योंकि इंडिया ने देखो ऐसा नहीं तो किया नहीं है कि फ्री में सारी आबादी को पैसे बांट दिए। हमने फिर ये भी ध्यान दिया कि जिन लोगों को पैसे की आवश्यकता है पर्टिकुलरली उनको टारगेट किया। फॉर एग्जांपल किसानों को टारगेट किया, सिर्फ किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे जाएंगे। उसके अलावा काफी प्रोग्राम्स हैं जहां पर जो बुजुर्ग लोग हैं सिर्फ उनके अकाउंट में जाते हैं पैसे। काफी प्रोग्राम्स हैं जहां पर महिलाओं पर फोकस किया जाता है, महिलाओं को मिलते हैं पैसे। तो ये बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है कि इंडिया ने ऐसा नहीं है कि बस पैसा बस फेंक दिया आबादी में, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जो ग्रुप्स जिनको ये पैसा चाहिए था उनको ये पैसा प्रोवाइड किया है। अब उसके बाद फिर हमने देखा सोशल मीडिया पे कि जी लड़ाई हो गई क्रेडिट को लेकर कि जो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की बात हो रही थी IMF की तरफ से, ये लॉन्च किसने करी, इसको एक्सपैंड किसने किया, इसका श्रेय किसको जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही दिग्गज नेता है P चिदम्बरम साहब, जो भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, इन्होंने ये कहा
कि आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये इंट्रोड्यूस किए गए थे यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में। बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि डेटा हमको ये बताता है कि आपने इंट्रोडक्शन तो कर दिया था मगर फिर आप बैठ गए थे, इसका असली विस्तार तो हमने किया है। अब वैसे आप अगर फैक्ट्स को देखो तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसकी बात करा था ये ना, अगेन मैं वैसे आपको ये बता दूं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अपने आप में कोई स्कीम नहीं है, ये आप कह लीजिए एक प्रोसेस है जिसके अंडर हमने बहुत सारी स्कीम्स ओपन कर दी है। आज के समय आप अगर देखो तो हमारी 53 मिनिस्ट्रीज ने 318 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स ऑपरेट कर रखी है, जिसमें सीधा लोगों के बैंक अकाउंट में जाता है पैसा। अब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको लोग चाहिए जिनके पास बैंक अकाउंट हो। तो लोगों का जो बैंक अकाउंट ओपन किया गया है वो अपने आप में इंडिया में रेवोल्यूशनरी स्टेप था। उसी के आधार पे आप देख रहे हो कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स, उसके अलावा कृषि उन्नति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये हम और ज्यादा प्रॉपरली इंप्लीमेंट करवा पा रहे हैं। करप्शन इन स्कीम्स में ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। नहीं तो आप इमेजिन करो कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी ना होती, क्या ये सब स्कीम्स हम बिना करप्शन के कर पाते? पूरे भारत में ऑफिस खोलने पड़ते, लोग लाइन में लगकर अपने पैसे लेते, और लोगों को पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा उसमें भी करप्शन होता। तो ये मैं कहूंगा कि भारत ने जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करके इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया है, ये बात देखकर IMF कह रहा है कि पूरी दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप अगर देखो तो लॉन्च किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जनवरी 1, 2013 में, मगर जब 2013 में इसको लॉन्च किया गया ना, तब ये कुछ ज्यादा ऑपरेशनल इसकी कैपेसिटी थी नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको एक बड़ी आबादी को पैसा देना है तो वहां पे आपको दो चीजें चाहिए होगी। पहली चीज है इंटरनेट, सस्ता मोबाइल इंटरनेट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने देखा कि 2015-16 के बाद बहुत ही तेजी से भारत में फैल गया थैंक्स टू जियो की वजह से। बाकी कंपनीज ने भी जो मोबाइल रेट्स हैं अपने वो काफी हद तक कम कर दिए। फिर हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना को जैसे जैसे हमने इंप्लीमेंट किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, एक बड़ी आबादी के बैंक अकाउंट ओपन किए गए, तो उसके बाद हमने देखा कि हमारे देश में प्रॉपरली DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हुआ और लाखों करोड़ों रुपए देश की बड़ी आबादी को डायरेक्टली ट्रांसफर किए गए उनके बैंक अकाउंट पे। तो अगर हम वैसे बात करें क्रेडिट की, तो आप ऑनलाइन भी जाओगे ना, कभी ब्रिटानिका या कोई इंसाइक्लोपीडिया ओपन करोगे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इंडिया में कैसे आया, इसको कैसे लॉन्च किया, तो वहां पर भी सिंपली यही लिखा होता है, लॉन्च बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक्सपेंडेड बाय नरेंद्र मोदी। और मेरे हिसाब से ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि हमारे देश में इस बात को लेकर राजनीति होती है कि IMF ने जो यहाँ पर प्रेस करी है, ये प्रेस कौन लेकर जाएगा, भारत की तरक्की किसने करी थी, कौन ज्यादा टेक्नोलॉजी लेके आया था। अच्छी बात है, मेरे हिसाब से ये हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, इससे इवेंचुअली फायदा देश को ही होगा। मगर यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि IMF ने सिर्फ भारत की तारीफ नहीं करी। पियर ओलिवर जो IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जी बिल्कुल एक ब्राइट लाइट है इकोनॉमी की, बिल्कुल दुनिया में अंधेरा है, भारत में उजाला है। अच्छी बात है, मगर भारत को अगर $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, नॉमिनल GDP की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके लिए अभी भी की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की आपको आवश्यकता है। की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जब ये बात करते हैं तो इन्होंने मेंशन भी किया है कि कहां पर भारत को फोकस करने की आवश्यकता है, तभी भारत जेन्युइनली चाइना से कंपीट कर पाएगा। क्योंकि अभी आप अगर देखो तो स्थिति ये है कि चाइना की नॉमिनल GDP के हिसाब से 2022 में जो इनकी इकोनॉमी है ये $20 ट्रिलियन के आसपास है। जी हाँ, चाइना बहुत आगे निकल चुका है, $20 ट्रिलियन। हम अभी तक 4 के आंकड़े को भी नहीं छू पाए हैं, हम बहुत पीछे हैं चाइना से इस मामले में। और अगर मान लो जी हम आगे बढ़ते गए, 2027-28 के आते आते हमने जापान को बीट कर दिया, जो कि इंडिया के आगे 2 मेजर कंट्रीज है अभी, जर्मनी जापान। जर्मनी को बीट कर देंगे हम 2025-26 के आसपास, फिर 2028 तक हम जापान को भी बीट कर देंगे। उनकी इकोनॉमी भी स्लो कर दी है, वो भी एक फैक्टर है। और इवेंचुअली देखो 2027 तक हमारी जो इकोनॉमी है ये 5.3-5.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आपको मिल जाएगी। मगर चाइना तब तक बैठा होगा 28 ट्रिलियन पर, 28 ट्रिलियन। तब भी भारत और चाइना में ना एक ह्यूमंगस डिफरेंस होगा। एटलीस्ट मैं कहूंगा चाइना के 1/3 के आसपास होने के लिए ना हमको 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे चाइना से। तो पियर ओलिवर साहब ने यही बात पर फोकस किया है कि जी अच्छा कर रहे हो आप, मगर कहते हैं ना अभी असली रेस में आपको अगर दौड़ना है तो और भी आपको बड़े स्टेप उठाने होंगे। वो बड़े स्टेप कहाँ पे है
इन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर में इंडिया को बड़े रिफॉर्म चाहिए। WHO ने यह कहा है कि हर साल ना 100 मिलियन लोग हैं जो वापस पॉवर्टी में पुश हो जाते हैं मेडिकल बिल की वजह से। मिडिल क्लास में आप अगर देखो तो एक कॉमन प्रार्थना लोगों के लिए एक दूसरे को होती है कि आपकी हेल्थ ठीक रहे, आपके परिवार में कोई बीमार ना पड़ जाए। क्योंकि जैसे ही कोई अगर मान लो किसी परिवार में बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ गया तो उस परिवार की कई साल की सेविंग, 5-10 साल की सेविंग ना कुछ महीनों में बह जाती है मेडिकल एक्सपेंसेस में। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको भारत को इंप्रूव करना होगा। हमारे देश में या तो जो सरकारी हॉस्पिटल है उनमें हमें मैसिव इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। एम्स हॉस्पिटल भारत में और बहुत सारे खुलने चाहिए, ओपन भी कर रहे हैं वैसे, मगर स्पीड हमको और जरा बढ़ानी होगी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के काफी जगह आप अगर देखो बिल्स आसमान छू जाते हैं, वहां पर भी कुछ कंट्रोल करने की हमको आवश्यकता है। बेसिकली कोशिश ये होनी चाहिए कि हेल्थ केयर एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल हो। दूसरी बात, एजुकेशन में भारत को अभी और बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। आप अगर स्कूल्स के हिसाब से देखो तो चाइना के स्कूल इंडिया के स्कूल से कई गुना ज्यादा बेहतर है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने भारत से बहुत तरह बिल्ड कर दिया था और इन्होंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी भारत के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चाइना जो जाकर बैठ जाएगा 28 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर ना, उसका मेन रीजन है इन्होंने अपनी पूरी जो इकोनॉमी है ये बेस कर रखी है इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पर। भारत ने अब जाके ना इस एस्पेक्ट में काम करना स्टार्ट किया। नहीं तो देखो ये सब जानने के लिए आपको मेरी आवश्यकता नहीं है। आपने अगर कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो, कभी ऑनलाइन देखा हो बीजिंग की स्काईलाइन को, बीजिंग और दिल्ली में जमीन आसमान का फर्क है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में। दोनों कंप्लीटली डिफरेंट शहर लगते हैं। तो हमें देखिए अभी बहुत ज्यादा आगे तरक्की करने की आवश्यकता है। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो है कि तारीफ में खुश रहो, दूसरी बात यह है कि आलोचना पर भी फोकस करो। मैं ये कहता हूं कि जो आपके आलोचक होते हैं ना वो आपके दोस्त होते हैं, क्योंकि वही आपको इंप्रूव करने के लिए मोटिवेट करते हैं। अगर आप तारीफ में कंफर्टेबल हो गए तो आप वहीं पे सिमट के रह जाओगे, आप इंप्रूव नहीं करोगे लाइफ में। तो भारत का एक बड़ा प्लान है, हम लोग गति शक्ति पे भी फोकस कर रहे हैं। भारत का $1.2 ट्रिलियन का प्लान, जिसके अंडर हम बहुत सारी जो फैक्ट्रीज है चाइना की वो इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया में, कोशिश की जा रही है कि इंडिया एक बड़ा मैन्युफैक्चरर बने और सेमीकंडक्टर, मगर ये सब करने में टाइम लगेगा। वी नीड टू इम्प्लीमेंट ऑल दी स्कीम्स प्रॉपरली। स्पीड यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर हम प्रॉपर टाइम पर सही टाइम पे सही रिफॉर्म लेंगे तभी जाकर चाइना के 1/3 या फिर अगर मान लीजिए बड़ी मेहनत कर ली तो चाइना की इकोनॉमी का 50% के आसपास बन पाएंगे इन नॉमिनल टर्म्स। जानता हूं सुन के थोड़ा डिमोटिवेटिंग लगता है, मगर आपको यह भी देखना होगा कि चाइना ने काफी जगह सही निर्णय भी लिए हैं, कई सैक्रिफाइसेस भी किए हैं, तो जाकर इनको ये ऊंचाइयां मिली है। तो अभी के लिए डेफिनेटली मैं कहूंगा कि दुनिया हमसे बहुत कुछ सीख सकती है, मगर हम भी कई और देशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। A lot to know, a lot to discuss as always. Now वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि which of the 3 countries are not a member of IMF? इनमें से कौन सा देश है जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है IMF के साथ? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द कंट्री ऑफ नॉर्थ कोरिया। इसलिए आपने देखा होगा काफी बार आर्टिकल्स पब्लिश होती है कि क्या हम फाइनली कर सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया फाइनली IMF को ज्वाइन कर ले, क्योंकि नॉर्थ कोरिया आज भी IMF का मेंबर नहीं है। और हाँ फाइनली यहाँ पर मैं क्या कहती हैं दीजा? पहले तो मैं ये कहती हूँ कि मेहरान हम काफ़ी वीडियोस में बात करते हैं कि इंडिया से सीखना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि आप डायरेक्ट अब हाँ पाकिस्तान जैसे एक मुल्क है वो डायरेक्ट अमेरिका से सीखना शुरू करें। क्यों? अपने साथ से सीखो पहले आप। जैसे वो भी तो देखो चाइना के साथ उनके ताल्लुकात को इतने अच्छे तो नहीं है ना, बट फिर भी वो हमेशा अपने को कंपेयर चाइना से करते हैं कि हमें चाइना से आगे जाना है, हमें इतना पावरफुल होना है कि हमें उन, और ये नहीं कहते कि हम उसको बीट करना है, मतलब उसका 4 टाइम्स होना है, उसका अभी तो 5 टाइम्स है उसके, वो तो 5 टाइम्स आ गया उससे। अभी वो कह रहे हैं कि बस ये हो जाए कि अगर वो 30 पहुंचे तो हम 15 ट्रिलियन तक पहुंच जाए। दैट इज़ वेरी गुड। और ये होता है कंपटीशन, ये नहीं होता कि बैठ जाओ सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ। मैं तो कहती हूँ कि मेहरान इंडिया आने वाले वक्त में, जैसे वो कहते हैं टाइम लगेगा, एटलीस्ट वो काम तो कर रहे हैं ना। ये तो नहीं है कि वो बैठ ही गए हैं, अच्छा चलो ठीक है ये तो वो इतना आगे निकल गया, चलो अब हम तो उसका कंपटीशन कर ही नहीं सकते। और क्या पता 2050 2070 तक ये चाइना तक को बीट कर दे। हाँ, अब बात तो खदीजा यहाँ पे एक चीज़ देखने की है कि पाकिस्तान को USA की बजाय इंडिया से क्यों सीखना चाहिए। पाकिस्तान को इंडिया से इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि दोनों एक ही तरह के थे, एक ही इनकी
जो है ज्योग्राफी ये सूरत पे भी एक तरह के थे और ये एक ही जैसे थे, जुबान सारा कुछ एक है और इनका जो पास्ट है वो भी एक जैसा ही रहा है। सो इन्होंने इकट्ठे सफ़र किया और एक बाद में वो आगे अलग-अलग हो गए। सो ये वही हैं, यही लोग हैं और यहाँ पे जो अगर आप देखें तो वेदर उस तरह का है और यहाँ के लोग एक जैसे हैं, तो फिर इसलिए इन्हें एक दूसरे से सीखना चाहिए कि यार अगर इंडिया पाकिस्तान से इतना आगे जा सकता है तो वो क्यों चले गया है, वो भी तो हमारे जैसा था, हम एक ही मुल्क से अलग हुए, एक ही हमारा था सब कॉन्टिनेंट, तो फिर हम उससे अलग हो गए, हम क्यों पीछे रह गए और वो क्यों। तो सीखने का लेवल तो ये होना चाहिए। दूसरी चीज़ अगर ये देखी जाए तो मुझे इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की कुछ समझ नहीं आती। एक जानब जब यूएसए अपना एक पेपर शाया करता है जिसमें वो नेशनल पॉलिसी जो है वो लॉन्च करता है, तो वो उसमें ये कहते हैं जी हाँ भाई इसने चाइना के अगेंस्ट बना दिया पॉलिसी और इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी जानब इंडिया खुद कह रहा है हमने उधर से चाइनीज़ फैक्ट्री जो है वो अपनी इंडिया में लेके आनी है और उनको हमने यहाँ पर अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है। एक जानब चाइना यूएसए के साथ अलॉय इस वजह से है, इंडिया यूएसए के साथ इस वजह से है कि हमने चाइना को जो है वो दिखाना है और दूसरी जानब चाइना की ही सपोर्ट चाह रहा है। तीसरी जानब अगर आप देखो तो फिर ये है कि यूएसए इंडिया के साथ इसलिए सपोर्ट करता है कि वो चाइना को खराब कर सके, लेकिन इंडिया दूसरी तरफ चाहता है नहीं। मुझे नहीं समझ आता कि इंडिया में इस वक्त क्या चल रहा है। वो यूएसए के और कभी कभी वो यूएसए को छोड़ के रशिया की तरफ चल जाता है और कभी कभी वो रशिया को छोड़ के यूएसए की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू है सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करना, ना कि दूसरों के फायदे के लिए और दूसरों का दिल खुश करने के लिए। उनका मोटिव है बस हमें अपने आप को स्टेबल करना है, अब वो जिस तरह मर्जी करें। हाँ, सो ये छोटी बहुत चीज़ें हैं और बाकी हाँ इंडिया और ये सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के लोगों के अंदर ये एक चीज़ पाई जाती है कि समहाउ इंडियंस ये कहते हैं हम सबसे आगे हैं, हमसे आगे तो कोई निकल ही नहीं सकता ना, हम तो बड़े दुनिया में कोई अजूबे हैं। लेकिन प्रशांत सर की ये बात बड़ी अच्छी थी कि हम भी सीख सकते हैं लोगों से, हमें भी सीखना चाहिए लोगों से, जो हमसे बेहतर है हम उनसे सीख सकते हैं। और इसी तरह हमारे कंट्रीज़ को दूसरों को भी ये चाहिए कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान को ये चाहिए कि हम दोनों एक ही जगह से हैं, एक ही सारी हमारी सूरत हाल है, तो हम क्यों पीछे रह गए, इंडिया क्यों आगे निकल गया। सो ये चीज़ें देखने वाली और इस पर काम करने की ज़रूरत है, ना कि यहाँ पे बैठ के ये कह देना फलाने ने फलां डील कर ली, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो आर्टिकल, फलाने फ्लो कर दिया, फलां। सो ये जो चीज़ें हैं ये फिर वो आपको सीखने नहीं देती और आपको आगे बढ़ने नहीं देती। आपकी इस हवाले से क्या रह रहा है कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी शेयर कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो कर सजेशन दें। तब तक ले रहे मेज़बानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।